नमस्कार दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब होता है कि एक ही तरह के सिविल लॉज सारे व्यक्तियों के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए। दोस्तों अभी तक जो मैरिज रिलेटेड, डिवोर्स रिलेटेड, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन रिलेटेड लॉज होते थे, ये पर्सनल लॉज के हिसाब से चलते थे। पर्सनल लॉज का मतलब है एक रिलीजन के अपने डिवोर्स रिलेटेड लॉ होंगे, इनहेरिटेंस रिलेटेड लॉ होंगे, मैरिज रिलेटेड लॉ होंगे। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, क्रिश्चियंस और पारसीज के लिए अलग। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है? सारे नागरिकों के लिए। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच रिलीजन यू बिलोंग टू, द सिविल लॉज विल बी सेम। ये उसी तरह से है दोस्तों जिस तरह से क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम होते हैं। इट डज नॉट मैटर एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, एक पारसी है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आप पे सिमिलर काइंड ऑफ पनिशमेंट इज इम्पोज्ड, इजंट इट? क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, तो सिविल लॉ सबके लिए सेम क्यों ना हो? और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 44 में इसका मेंशन है। यह संविधान में लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया था, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर टू मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन। माइनॉरिटीज के बहुत सारे इशू थे, देश उतना ज्यादा स्टेबल नहीं था। बट दोस्तों आज ये मांग दोबारा उठ रही है और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट्स के अंदर लागू कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्टेट्स में कैसे लागू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो सिविल लॉ होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में आने की वजह से सेंटर भी इस पर लॉ बना सकता है और स्टेट्स भी इस पर लॉ बना सकते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड लेकर आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद गुजरात लेकर आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अब असम में बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो असम वाला मॉडल है इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। पॉलीगैमी को जैसे बैन कर दिया है, मैरिज के रजिस्ट्रेशन को इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, लिव इन रिलेशन में जो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं उनको किस तरह से चेंज किया गया है, ये सब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, आप सब देख रहे हैं श्रीराम जायस का यूट्यूब चैनल, और अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो गवर्नेंस में एक शिफ्ट हुई है, पहले क्या मौजूदा गवर्नेंस थी, देन व्हाट द गवर्नेंस चेंज विल बी, व्हाट द शिफ्ट विल बी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूसीसी बिल, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू सी। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ एक बात बताई गई है, शिफ्ट कैसे होगा इसके बारे में समझाया गया है। तो अभी तक क्या होता था? रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ के हिसाब से चीजें गवर्न हो रही थी। हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इजंट इट? अगर आप देखोगे इनहेरिटेंस, तो मुसलमानों में जिस तरह से इनहेरिटेंस होता है और हिंदुओं में जिस तरह से इनहेरिटेंस होता है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से होता है। डिवोर्स सारे रिलीजन में अलग अलग तरह से होते हैं। There are different types of divorces. Different outcomes are there. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबके अपने पर्सनल लॉज थे और सबके अपने पर्सनल लॉ उनको रेगुलेट करते थे, उनके सिविल मैटर्स को, सिविल राइट्स को रेगुलेट करते थे। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या हो रहा है? अब वन कॉमन सिविल लॉ फॉर ऑल द सिटीजन। अब ये असम में लागू हो रहा है, तो ये असम के नागरिकों के ऊपर लागू होगा। कहने का मतलब है जो लोग असम में रह रहे हैं, जो मूल निवासी हैं असम के, उनके ऊपर ये बात चीजें लागू होंगी। अब कोर शिफ्ट जो है वो क्या आया है यहां पर? कोर शिफ्ट है पर्सनल लॉ से, पर्सनल लॉ का जो एक सिस्टम है उससे एक यूनिफॉर्म सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये असम जो है ये तीसरा स्टेट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। गुजरात में और उत्तराखंड में ये चीज पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब कुछ एक प्रोविजंस देखने की कोशिश करेंगे विच विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द बिल डज ऑन ग्राउंड, व्हाट शिफ्ट इट इज ब्रिंगिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या होता था, मैरिज के अगर लॉ को देखें, सो डिफरेंट मैरिज रूल्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। व्हेन यू से कम्युनिटीज दे ऑल्सो मीन डिफरेंट रिलीजन। हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से हिंदुओं की मैरिज होती थी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 है, उससे मुसलमानों के डिवोर्सेस हुआ करते थे। शरीयत एक्ट है 1937 का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। सक्सेशन एक्ट है, और सारे रिलीजन के अलग अलग हैं।
अच्छा, जब आप हिंदू रिलीजन की बात करेंगे तो इट इंक्लूड सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट्स। बट हिंदू के अलावा मुस्लिम्स के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, पारसीज के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, और सबकी मैरिजेस अलग अलग तरह से अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से होती हैं और उनके आउटकम भी अलग अलग होते हैं। अब इन सबको यूनिफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो देखिए बिल के अंदर क्या प्रोविजन है, क्या लिखा गया है। मोनोगेमी इज कंपल्सरी, दैट मींस पॉलीगेमी और बायगेमी इज टोटली बैंड। एक मर्द, a male cannot marry more than one wife. So polygamy is totally banned, bigamy is totally banned, monogamy allowed है। ये बिल के अंदर लिखा हुआ है। अब आपके पर्सनल लॉ कुछ भी बोलते हो, पर्सनल लॉ आपको अलाउ कर रहे हैं एक से ज्यादा शादी करने के लिए, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको एक से ज्यादा शादी नहीं करने देगा। और यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बोला जाता है दैट द गवर्नमेंट इज नाउ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर रिलीजन। बट दोस्तों, अब देश के नागरिकों को यह फैसला करना है, यह डिसीजन लेना है दैट वी शुड मूव टूवर्ड्स अ मोर इंटीग्रेटेड सिविल लॉ, और वी शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड दोज रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट रादर अ secular matters such as the matter related to divorce, the matter related to marriage, the matter related to inheritance, adoption, succession। कम से कम इन पे तो सबके लॉ सेम हो। दैट इज द आइडिया बिहाइंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मैरिज एज, अब देखिए सबके पर्सनल लॉज क्या बोलते थे कि अलग अलग मैरिज की एज रहेगी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज भी हो सकता है उसमें लिखी हो, बट यहां पर एक यूनिफॉर्म कर दी गई। अगर आप ब्राइड्स को देखें और ग्रूम को देखें तो दोनों की जो एज है, ब्राइड की 18 और ग्रूम की 21, ये फिक्स कर दी गई है अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स। दैट इज द मिनिमम एज विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मेल एंड अ फीमेल टू मैरी। दैट इज द चेंज विच हैज बीन ब्रॉट। मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, 60 दिन के अंदर आपको सब रजिस्ट्रार को अपना मैरिज का मेमोरेंडम सबमिट करना है दोस्तों। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच रिलीजन यू बिलोंग टू, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू रजिस्टर योर मैरिज। 60 दिन के अंदर यू हैव टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम। तो क्या शिफ्ट हुआ, क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ दोस्तों, जहां पर रिलीजन के जो पर्सनल लॉज हुआ करते थे वो रेगुलेट करते थे आपके सेक्युलर मैटर्स को, मैरिज रिलेटेड मैटर्स को, अब वो एक स्टेट रेगुलेटेड सिस्टम से रेगुलेट होंगे। स्टेट थ्रू अ लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैंडल द रेगुलेशंस ऑन द मैरिजेस। सेम thing is there in inheritance law also. Earlier what used to happen, different inheritance rights were there. सबके अपने अपने इनहेरिटेंस राइट होते थे एज पर देयर पर्सनल लॉ। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कुछ पर्सनल लॉ में महिलाओं को बिल्कुल भी इनहेरिटेंस का हकदार नहीं माना जाता था, कुछ पर्सनल लॉ में माना जाता था बट बहुत कम पोर्शन दिया जाता था। मेल हेयर्स विल बी गिवन मोर एंड फीमेल हेयर्स विल बी गिवन लेस। जो डिसीज्ड अगर कोई पर्सन है तो उसके जो पेरेंट्स होते थे उनके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते थे। अब ये अक्रॉस रिलीजन सेम कर दिए गए हैं असम के अंदर थ्रू अ बिल, इफ द बिल इज पास्ड। तो अब देखिए क्या है, पर्सनल लॉ के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, इक्वल राइट्स फॉर स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। अगर एक फैमिली है एंड वन पर्सन अनफॉर्चुनेटली डाइज, तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? एक तो होता है भाई कि टेस्टामेंट्री है, कहने का मतलब है आप अपना विल लिख के गए हो और आपका जो विल है वो पूरी तरह से वैलिड रहेगा। आपने अपने विल में जिसका भी नाम लिखा है प्रॉपर्टी उसी को चली जाएगी आपके मृत्यु के बाद। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर अ विल हैज नॉट बीन रिटन, इट इज नॉट टेस्टामेंटरी बट रादर इट इज इन स्टेट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में देयर इज अ लॉ विच इज गोइंग टू लुक आफ्टर व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस विल बी देयर। एन इनहेरिटेंस इक्वल होगा, कहने का मतलब इफ अ पर्सन
is deceased, dies, then son, daughter, wife, parents, they all will be getting equal share. ये टियर 1 होते हैं, कहने का मतलब है बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जिन पर इनहेरिटेंस का पहला हक होता है, और इनमें ये सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो इनहेरिटेंस रिलेटेड राइट्स हैं वो सब. सो दिस इज अ चेंज विच हैज कम. कुछ पर्सनल लॉ क्या करते थे दोस्तों, पेरेंट्स को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे. कुछ पर्सनल लॉ सन को सब कुछ दे देते थे, कुछ पर्सनल लॉ सन को ज्यादा देके और डॉटर को कम देते थे. नाउ दिस सिस्टम हैज बीन मेड यूनिफॉर्म फॉर ऑल द रिलीजन्स. तो क्या शिफ्ट हुआ, रिलीजन बेस्ड सक्सेशन से यू हैव नाउ जेंडर इक्वल लीगल फ्रेमवर्क. सिमिलरली यू सी लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत ज्यादा इश्यूज भी निकल कर आते हैं. इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट आर द राइट्स ऑफ दैट चाइल्ड. सबसे पहली चीज देखिए, जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है उसमें भी, ये जो लिव इन रिलेशन है इसमें भी दोस्तों, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड टिल द एज ऑफ 5 years विल बी गिवन टू द मदर. ये भी एक बात है जो इस यूसीसी के बिल में लिखी हुई है. लिव इन रिलेशन के बारे में क्या बोलते हैं, पहले जो होता था इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बट लिमिटेड रिकॉग्निशन वॉज देयर. अब क्या है, क्या क्या प्रोविजन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. अगर असम के अंदर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपको अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे आप अपने मैरिज को रजिस्टर करवाएंगे. उसके बाद दोस्तों लीगल प्रोटेक्शन फॉर पार्टनर एंड फॉर चाइल्ड. कई बार ऐसा होता था, देखिए लिव इन रिलेशन में क्या होता है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहती नहीं है, तो आप कभी भी पार्टनर को छोड़ के जा सकते हो, उनका समय बर्बाद करा, उनके इमोशंस खराब करे, उनको दुख में डाल दिया, और अगर बच्चा हो गया कई बार तो उसकी कस्टडी पे लड़ाई, या फिर आप अपने पार्टनर की या अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं. अब इन सब सूरत में क्या हुआ, दैट द स्टेट हैज कम अप विथ यूसीसी. क्या कर रहा है वो, लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है पार्टनर्स को, चाइल्ड को. तो क्या शिफ्ट हुआ दोस्तों, प्राइवेट रिलेशनशिप जहां हुआ करती थी अब दैट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट इंस्टीट्यूशन. ये चेंज हुआ. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है. टाइम के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है और इसको इंप्लीमेंट भी करना है, बट दोस्तों many decades have passed, it has not been introduced, क्योंकि कुछ ना कुछ डिबेट हमेशा होता है, कुछ ना कुछ डिबेट हमेशा निकल के आता है. डिबेट क्या है यहाँ पर, कुछ इसके सपोर्टर्स हैं और कुछ इसके क्रिटिक्स हैं. सपोर्टर तो बात करते हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन ऑल द रिलीजन एंड बिटवीन मेल एंड फीमेल, इजंट इट, जेंडर जस्टिस भी होना चाहिए. बट जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि यार हमारे रिलीजन के मैटर हैं तो आप हम पर छोड़ दो, वी आर द वंस हु आर गोइंग टू मेक आवर ओन लॉ एंड आवर पर्सनल लॉज आर सफिशिएंट इन दिस मैटर. वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ थ्रेट टू द कम्युनिटीज ऑटोनॉमी. Several minority religions feel that it is a threat to the minority religion and a way in which the majority religion wants to dominate the minority religion. असम के अंदर भी इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है दोस्तों. So what is the overall shift here? Community based से हम यूनिफॉर्म स्टेट सेंट्रिक लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं. 3 स्टेट में ये बातें उठ चुकी हैं, 2 स्टेट में ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं. असम इज गोइंग टू बी द थर्ड वन इफ द लॉ इज पास्ड इन द असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ 126 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर. क्या नेशनल लेवल पर भी ये लॉ आना चाहिए, क्या पार्लियामेंट को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करना चाहिए, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक रियलिटी बनाना चाहिए? ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखकर भेजिए. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.